आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमेशा उसके साथ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होते रहेगा, जिससे आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाए केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सामान्य यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। सामान्य यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसके लिए पूरा बताया गया है। इसको लिखने का तरीका को समझाया गया है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होगा तो आप केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर सामान्य यौगिक वाला चैप्टर को आप देख सकते हैं। उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग एक सामान्य यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, जब नामकरण करते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने के टाइम में ध्यान दिया जाता है कि जो ये पहले ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के बाहर, तो अगर कुछ पहले लिखा रहता है तो उसको धनात्मक बोलते हैं, और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो इसको हम संकुल पूरा बोलते हैं, इसको पूरा क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। तो संकुल पे जो चार्ज आएगा ऋणात्मक आएगा, और इस पर क्या आता है, धनात्मक आता है। अगर इसको तोड़ने का बात करते हैं, ये टूटता है तो कैसे टूटता है, तो यहाँ पर K3+ होता है। क्या होता है, 3K+, ऐसे लिखा जाता है। एक प्लस यहाँ पर लिखा जाता है 3K+, मतलब 3 गो K+ होता है, और इस पर 3 गो K+ होगा तो इस संकुल पे जो आयन आएगा वो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। कितना माइनस आएगा, 3 गो माइनस आएगा। इसके ऊपर एक K पर 1 प्लस होता है, 3 गो K पर 3 गो प्लस होगा तो इस पर 3 माइनस आता है। तो जो धनात्मक होता है नाम, इसका सबसे पहले लिखा जाता है। ये कितना दिया है इसका संख्या हम लोग नहीं दर्शाते, इसके संख्या को हम लोग नाम में नहीं लिखते हैं। धनात्मक का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। तो अब देख सकते हैं सारे ऑप्शन में पोटेशियम दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में पोटेशियम दिया हुआ है। ये लिखने के बाद तब जाकर हम लोग संकुल आयन का नाम लिखते हैं। ये जो संकुल आयन है इसका हम लोग नाम लिखते हैं। इसके नाम में क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। इसको केंद्रीय धातु कहते हैं। इसमें और बाकी जो बच जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है, किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर में जो सबसे पहले नाम लिखा जाता है किसका, तो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। और लिगेंड यहाँ पर एक ही है जो कि क्या है, CN है। CN कितना लिगेंड है, 6 गो है। तो 6 लिगेंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्सा का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, CN लिगेंड का नाम क्या होता है, साइनो होता है। तो क्या लिखाएगा, हेक्सा साइनो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखाएगा क्या, पोटेशियम। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद क्या होगा, अब ये यहाँ पर स्पेस देना, इसलिए कि जब भी यहाँ पर जब धनात्मक का नाम लिख देते हैं, जब ऋणात्मक का नाम लिख देते हैं, बीच में स्पेस होना चाहिए। इसको हम लोग हेक्सा शब्द यूज करेंगे। 6 के लिए हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। तो हेक्सा क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। तो हेक्सा साइनो इसका हो गया। अब तो ऐसे ही ऑप्शन छट जाएगा, इसमें हेक्सा साइनो दिया हुआ है, इसमें भी हेक्सा साइनो दिया हुआ है। और यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, आयरन है। तो आयरन को यहाँ पे आयरन नहीं लिखते। जब ये ऋणात्मक, ये जब ऋणात्मक होता है, ये जब ऋणात्मक होता है तो उसका नाम चेंज करते हैं। आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, फेरेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइनो, इस वाला आयरन का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम फेरेट हो जाएगा। फेरेट के बाद यहाँ पर इसको ब्रैकेट देके इसका केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसमें 2 दिया हुआ है, अब इसमें 3 दिया हुआ है। अब ऑक्सीकरण संख्या हमको पहले निकालना पड़ेगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या बोले थे, ये केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। प्लस 6 गुने 6 को है ना, 6 गुने CN पर चार्ज कितना होता है, 1 CN पर -1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 गुने -1। अब बराबर इसको संकुल पर टोटल चार्ज कितना है, -3। तो कितने के बराबर हो जाता है, -3। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो x - 6 बराबर क्या हो गया, -3। और इधर से ये -3 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा।
इधर -3, तो 6 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 3। तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, ये आयरन का 3 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में लिखते हैं तो रोमन में यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या 2 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। नाम में सब चीज़ें नाम आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में उपस्थित कौन सा पदार्थ इसमें से रहता है, विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो चीज़ें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 में बेसिकली कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा पदार्थ होता है, तो कोबाल्ट होता है, इतना ध्यान में रखना है। विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन अलग अलग टाइप का विटामिन होता है। टोटल विटामिन अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो टोटल विटामिन कौन कौन से विटामिन हम लोग जानते हैं। अगर विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन का अगर बात करते हैं तो विटामिन जो होता है, विटामिन टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल कितना प्रकार के विटामिन होता है, तो ए होता है, ए बी भी होता है, बी का लेकिन अलग अलग पार्ट होता है। तो ए बी का कौन कौन सा पार्ट होता है, अगर सबसे पहले विटामिन का बात करते हैं विटामिन ए होता है, और बी में अलग अलग प्रकार होता है, एक B1 होता है, एक B2 होता है, और एक B6 होता है, और एक B12 होता है। इतना बी का प्रकार होता है विटामिन का। उसके बाद विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, और विटामिन के होता है। तो इतना प्रकार के विटामिन हम लोग को देखने को मिलता है। अभी जो विटामिन हम लोग को प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये विटामिन हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। विटामिन जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। विटामिन की कमी से अलग अलग बीमारी भी देखने को मिलता है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, कौन सा विटामिन से कौन सा बीमारी होता है। जैसे अगर विटामिन ए का कमी होगा तो रतौंधी देखने को मिलता है। विटामिन B2 का अगर कमी होगा तो होंठ और मुंह के किनारों पर फटने लगते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। सभी विटामिन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखें। और एक चीज़, दो चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, वसा में विलय विटामिन। एक क्वेश्चन हम हमेशा देखने को मिलता है, वसा में विलय विटामिन। तो लिखेंगे वसा में विलय विटामिन। वसा में कौन कौन सा विटामिन है जो विलय हो जाता है, मिल जाता है। तो वसा में मिलने वाला जो विटामिन होता है वो ध्यान में रखना, ए, ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, ए, डी, ई और के होता है। अगर जल में विलय विटामिन पूछेगा तो जल में विलय विटामिन, जल में अगर विलय विटामिन पूछता है तो कौन कौन सा होता है, तो बी वाला सब होता है, बी तथा सी होता है। बी का जितना पार्ट होता है, बी का कौन कौन सा, B1, B2, B6, B12, ये सब बी वाला। तो बी तथा क्या हो जाएगा, बी तथा सी हो जाएगा। बी तथा सी जो होता है जल में विलय होता है, और ए, डी, ई के जो विटामिन होता है वो किस में विलय होता है, तो हम लोग को वसा में विलय होता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखा जाए, इसलिए कि ये पूछा जाता है। विटामिन ए का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मछली से मिलता है, मछली से याद रखना है। और विटामिन B1 का जो स्रोत होता है ईस्ट होता है, दूध होता है, सब्जी होता है। तो ये सब चीज़ें एक टेबल दिया हुआ है बुक में, जो टेबल को इसको हम शायद लिखने के लिए भी बोले थे, या नोट्स में भी हम लिखवाए होंगे, आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। ये टेबल हम लिखने के लिए भी बोलते हैं, नोट्स में लिखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो कोबाल्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आगे दिया है सामान्य संख्या बताने के लिए। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक सामान्य यौगिक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दिया हुआ है, जिसका
कोऑर्डिनेशन नंबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सामान्य यौगिक क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है NiC2O4 टोटल का पावर कितना है, -4। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है Na, इससे जितना लिगेंड जुड़ा रहता है वही उसका क्या होता है, सामान्य संख्या होता है, वही उसका क्या होता है, सामान्य संख्या होता है। लेकिन जो इस यहाँ पे जो लिगेंड रहता है, इस बात को ध्यान देना है कि ये लिगेंड की बाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, इस बात को जानना जरूरी हो जाता है। अगर ये मोनोडेंटेट होगा तब जितना लिगेंड रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सामान्य संख्या हो जाएगा। लेकिन बाइडेंटेट रहेगा तो जितना लिगेंड रहेगा उसका दोगुना क्या होगा, सामान्य संख्या होगा। अगर ट्राइडेंटेट रहेगा तो जितना लिगेंड रहेगा उसका तिगुना क्या होगा, सामान्य संख्या होगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो जब हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड का बात करते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए ऐसे हम लिखते हैं कि अगर यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु M है और लिगेंड दिया हुआ है L4, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिगेंड L4 दिया हुआ है, और L अगर यहाँ पर क्या है, ये L क्या है, L यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट नहीं, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब ये है कि जब ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो ये केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही ओर से जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा, एक ही ओर से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको ठीक, तो यहाँ पे अगर L क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि L अगर क्या रहेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड रहेगा, तब L क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड रहेगा, तभी जाके M क्या होगा, M जो होगा 4 लिगेंडों के साथ क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। M जो होगा 4 लिगेंड के साथ जुड़ा रहेगा, इसीलिए इसका जो सामान्य संख्या होगा वो कितना होगा। इसका अगर कोई सामान्य संख्या पूछेगा या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो इसको हम लोग सामान्य संख्या अगर देखते हैं तो इसका सामान्य संख्या कितना कहलाएगा, तो सामान्य संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल लिखा रहे ML3, लेकिन अब यहाँ पे जो L है, अब जो यहाँ पे L है ये मोनोडेंटेट नहीं होके क्या है, बाइडेंटेट है। क्या है, अगर ये बाइडेंटेट है, अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये L है ये दो तरफ से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है, ये दो तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है। एक L यहाँ पर ये भी क्या होगा, दो तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा, और एक और L है ये भी क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु से दो तरफ से। जब भी बाइडेंटेट का बात करते हैं तो ये दो तरफ से जुड़ा हुआ रहता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से ये कितना जुड़ा हुआ है, 6 को जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 3 है, लेकिन ये जुड़ा कितना है, 6 है, इसीलिए इसका सामान्य संख्या कितना हो जाएगा। तो सामान्य संख्या अगर बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो यही बात बताना चाहते थे कि हमको ये पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि 3 ही है, C2O4 कितना है, ये एक लिगेंड है और इसकी संख्या कितना है, 3 है। तो ऐसे अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तभी उस केस में तो क्या हो जाएगा, सामान्य संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो उस केस में ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है कि बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके लिए हम एक टेबल लिखवा चुके हैं। इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल में यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पर है जो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये यहाँ पर जितना यहाँ तक जो नाम दिया हुआ है, यहाँ तक जितना भी ये लिगेंड दिया हुआ है ये सब के सब क्या है, मोनोडेंटेट है। और इसके बाद वाला जो लिगेंड दिया हुआ है वो क्या है, बाइडेंटेट है। अब बाइडेंटेट लिगेंड में ही C2O4 आ रहा है। C2O4 यहाँ पर देख सकते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये 3 गुना 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो जब ये 6 हो गया तो इसलिए इसका सामान्य संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे से ये भूलना नहीं है इस बात को, नहीं तो गलती होने का पूरी तरह से चांसेस रहेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुत साधारण सा एक क्वेश्चन दिया आईपीएससी नामकरण लिखने के लिए, आईपीएससी नाम लिखने के लिए, और ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। एक यौगिक दिया हुआ है जिसका यूपीएससी नामकरण लिखना है, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले नामकरण लिखने के लिए, यूपीएससी नाम देने के लिए सबसे पहले सबसे लंबा चेन लेते हैं। तो लंबा चेन कार्बन का यही होगा, यही कार्बन का सबसे लंबा चेन है। ये कार्बन नहीं, ये Cl है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है? Cl है, ये कार्बन नहीं है। तो सबसे लंबा चेन हम लोग को लेना है, तो यही सबसे लंबा चेन है। अब इसका नंबरिंग करना है, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जो समूह जुड़ा हुआ है इधर से 1 नंबर पर मिल रहा है, इधर से समूह 2 नंबर में मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा? तो इधर से होगा। तो एक यहाँ पर तो कोई क्रियात्मक समूह नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह का चर्चा ही नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ है, इधर से 2 नंबर पर मिल रहा है, इधर से 1 नंबर पर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। अब दो प्रतिस्थापन समूह है, एक Cl है और एक यहाँ पर CH3 है, एक मेथिल है और एक इसको क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। अल्फाबेटिकली दोनों में से कौन पहले आएगा? क्लोरो पहले आता है, मेथिल तो M से आता है ना, और क्लोरो किससे? C से आता है, तो इसका नाम पहले लिखाएगा। तो 1 पे क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा, तो 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद 3 पे, तो 3 पे आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है? मेथिल आ रहा है, 3 क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। जब हम लोग प्रतिस्थापन समूह का नाम लिख लेते हैं, पूर्ण लगने का नाम लिख लेते हैं, तब हम लोग कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। कितना कार्बन है? 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या लिखाता है? ब्यूटेन लिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इतना ही पर ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस ऑप्शन सी ही इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला पार्ट भी ले ही देते हैं। एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन है या इलेक्ट्रो नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया है या नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। जो यहाँ पे अभिक्रिया दिया है उसके बारे में चर्चा करना है। ये C2H5 का मतलब क्या है? C2H5 का मतलब है CH3CH2, इसी को बोलते हैं C2H5। CH3CH2 को ही इससे Br जुड़ा हुआ है और साथ में क्या है? NaOH है। और ये क्या बना रहा है? तो उत्पाद के रूप में CH3CH2OH बन रहा है और साथ में NaBr का निर्माण हो रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जिसको नाभिक से प्यार होता है, जिससे नाभिक से क्या होता है? लगाव होता है, उसको हम नाभिक स्नेही कहते हैं। जिसको नाभिक से लगाव होता है, जिसको न्यूक्लियस से लगाव होता है, जिसको नाभिक से लगाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही के नाम से जानते हैं। और जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अल्कोहल का निर्माण में। ये कौन सा चैप्टर में मिलेगा, अल्कोहल का निर्माण में ये अभिक्रिया देखने को मिलेगा। या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, ये अल्कोहल का निर्माण में देख सकते हैं, या दूसरा हम लोग ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हम लोग हेलो एल्केन जो पढ़े थे, हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में भी देखने को ये मिल सकता है। हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कि ये हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया भी है और साथ में क्या है, अल्कोहल के निर्माण में भी है, इसलिए कि यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ये कैसे होता है, सबसे पहले NaOH टूटता है किसमें, Na+ और OH- में, और यही बनता है नाभिक स्नेह। यही क्या बनता है, नाभिक स्नेह। इसको नाभिक से लगा होता है। ये देखता है कि जैसे CH3 CH2 Br है, हम बता दिए थे कि हाइड्रोजन ग्रुप जो आता है तो ये पार्शियली प्लस होता है और ये क्या होता है, पार्शियली माइनस होता है। तो इसको ये क्या हो रहा है, ये प्लस के पास जा रहा है, मतलब ये इसको नाभिक से क्या है, लगाव है। ये जैसे ही टूटता है ये प्लस के पास जाता है, इसको नाभिक से लगा होता है और यहाँ से ये बॉन्ड क्या करता है, तोड़ देता है। तो OH समूह किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ। तो ये क्या हो रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापक। ये नाभिक ही है जो कि इसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है, Br को यहाँ से क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही कहेंगे। इसलिए कि ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो रहा है, ये नाभिक स्नेही पदार्थ है जो क्या कर रहे हैं, नाभिक से इसको लगाव है, तो इसको हम लोग इसी को नाभिक स्नेही कहते हैं। जब भी माइनस इसके पास खुद है तो ये प्लस के पास जाना चाहेगा, मतलब नाभिक के पास जाना चाहेगा, तो इसको हम नाभिक स्नेही के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फास्फोरस से बनने वाले कुछ यौगिक का नाम दिया हुआ है और इसको हम लिखवाए भी थे और बोले थे इसका ऑक्सीकरण संख्या वगैरह क्या करना है, याद करके रखना है, ऑक्सीकरण संख्या वगैरह। और फास्फोरस का बात करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर किसका बात हो रहा है, फास्फोरस का बात हो रहा है। फास्फोरस का मतलब यहाँ पे क्या है, फास्फोरस का मतलब ये है कि ये किस वर्ग में आता है, पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये जो फास्फोरस है ये किस वर्ग में आता है। तो अगर फास्फोरस का हम लोग बात करते हैं तो फास्फोरस जो 15 वर्ग के तत्व होता है, फास्फोरस किसका मतलब, तो 15वां वर्ग के ये तत्व होता है। ग्रुप कौन सा होता है, तो 15वां ग्रुप के ये तत्व होता है, 15वां ग्रुप के ये एलिमेंट होता है। तो ये इसको ढूंढना होगा तो कौन से चैप्टर में जाना पड़ेगा, जो चैप्टर केमिस्ट्री का है वर्ग 15 के तत्व का अध्ययन, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट का जब हम लोग अध्ययन करते हैं ग्रुप 15 वाला, तो उसी में ये देखने को मिलेगा। और इसको हम नोट्स में भी लिखवाए थे, इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए भी बोले थे। कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सभी को लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर सभी को लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ये H3PO3 को क्या बोलते हैं, H3PO3 को H3PO3 इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सब बहुत सारा शब्द में लिखा है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस के नाम से जानते हैं, इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरस कहते हैं। अगर H3PO4 का बात करेंगे, H3PO4 का, तो इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, फॉस्फोरिक इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको में ऑर्थो आता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक इसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। अगर HPO3 का बात करते हैं, HPO3 को बोलते हैं मेटा
फॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। HPO3 का मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के नाम से मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। अब रह गया कौन? H4P2O7, H4P2O7 को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक के नाम से जानते हैं। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल इसको हम लोग कहते हैं, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, इसको भी अम्ल कहते हैं। तो पूछा है कि इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कौन है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कौन है? तो H3PO4। तो H3PO4 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये सबका नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, इसलिए नाम पूछा है। और एक टेबल हम यहाँ पर लिखवाए भी थे जब हम पढ़ा रहे थे, तो इसका सबका ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाया था, ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ देता है, इसलिए सभी को ऑक्सीकरण संख्या भी पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या से चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, कोई याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सभी का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लो इसमें सबसे किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछता है? सल्फर का ही पूछता है। मान लो कि अगर इसमें HPO3 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो याद रखना एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 1, और जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। और यहाँ पर O3, तो O3 का कितना हो जाएगा? तो O3 का तो एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो 3 पर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और कोई इस पर पूरा टोटल पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देना है। तो 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6 बराबर 0। यहाँ पर क्या बचेगा? x 3 -6 -3 बचेगा। तो यहाँ से x का मान जो निकल के आएगा वो कितना आ गया? 3। तो इस केस में फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी का ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो बता सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कम क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन हुआ पिछले क्लास के कंपेयर में, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें सीखे, जिससे अलग टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको ये बोर्ड PDF चाहिए तो पहले से हम बताते आ रहे कि आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमको बता सकते हैं कि हमको बोर्ड PDF चाहिए, तो आपको बोर्ड PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।